इतिहास के जिन वीर योद्धा का जिक्र बार बार होता है, फिर चाहे वो महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो या राणा संगा, इन सब में एक बात कॉमन है कि ये सारे ही राजपूत थे। इस बात का जवाब किसी एक कहानी में नहीं बल्कि इतिहास के उस दौर में है जब भारतीय समाज खुद बदलाव से गुजर रहा था। और इस बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले हमें राजपूत शब्द का मतलब समझना होगा। देखिए, राजपूत शब्द को आमतौर पर संस्कृत के राजपुत्र से जोड़ा जाता है, जिसका मतलब होता है राजा का पुत्र या राज करने वाला योद्धा। अर्ली मेडिवल इंडिया में खासकर गुप्ता एम्पायर के कोलैप्स के बाद देश में कोई एक मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बची। बड़े बड़े एम्पायर्स धीरे धीरे टूट गए और उनकी जगह छोटे छोटे राज्य, किले और लोकल सेंटर पावर्स उभर कर सामने आए। इस दौर की सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि जो अपनी जमीन की रक्षा कर सकता था, जो अपनी सेना खड़ी कर सकता था और जो लोगों को सुरक्षा दे सकता था, वही शासक माना जाता था। चाहे वो जंगल के इलाके का कोई योद्धा हो, किसी गांव का कोई मुखिया हो या किसी सीमा पर तैनात रक्षक। जैसे ही उसने राज की जिम्मेदारी संभाली, उसे क्षत्रिय के रूप में देखना शुरू कर दिया गया, जिसे बाद के समय में राजपूत नाम से जाना गया। लेकिन जब यह पहचान बनी तो अलग अलग लोगों ने इसे अपने अपने नजरिए से समझाया और इसीलिए राजपूत की उत्पत्ति या ओरिजिन के लिए कई थ्योरीज भी लिखी गई। सबसे पहली थ्योरी जो सबसे ज्यादा मशहूर हुई वो थी आग से जन्म लेने वाली कहानी, द अग्निकुंड थ्योरी। इसके मुताबिक अरावली पहाड़ श्रृंखला के पास माउंट आबू में ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ कराया जिसमें 4 राजपूत वंश निकले, चौहान, परमार, सोलंकी और प्रतिहार। इस कहानी का सबसे जाना पहचाना जिक्र पृथ्वीराज रासो में मिलता है, जिसे चंद्रवरदाई ने लिखा है। अगर आपको चंद्रवरदाई के बारे में नहीं पता तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार के कवि और उनके करीबी थे। और अगर आप कभी उनके टेक्स्ट या लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको एक बात साफ दिखेगी कि उन्होंने हर चीज को काफी बड़ा चढ़ा कर दिखाया है। लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उस टाइम दरबार के राइटर्स आमतौर पर ऐसे ही लिखते थे। काफी लोगों ने इस थ्योरी पर भी सवाल उठाए कि ये सिर्फ एक कहानी है, कोई यज्ञ से कैसे पैदा हो सकता है। इसमें समझने लायक बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अग्नि से 4 योद्धाओं ने जन्म लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अग्नि से निकले या अग्नि से पैदा हुए। इसका मतलब ये है कि शायद उन 4 योद्धाओं को बिठाया गया और यज्ञ में उनको एक नई आइडेंटिटी मिली। उसी टाइम एक और थ्योरी डेवलप होती है जिसमें कहा गया कि राजपूत प्राचीन क्षत्रिय जैसे राम और कृष्ण के वंशज थे। इस सोच को खासकर शुरुआती नेशनलिस्ट और ट्रेडिशनल इतिहासकारों ने सपोर्ट करा, जिन्होंने राजपूत को एंशिएंट हिंदू वॉरियर परंपरा का हिस्सा माना। दरबारी कवियों द्वारा लिखे गए फैमिली रिकॉर्ड्स में राजपूत को सूर्यवंशी और चंद्रवंश से जोड़ा गया, जिसे ये बताया जा सके कि ये पहचान बहुत पुरानी है। अब आज का हिस्टोरिकल एनालिसिस इस चीज को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि ऐसे फैमिली रिकॉर्ड्स जो हैं वो ज्यादातर बाद में लिखे गए थे और उनका जो मेन गोल था वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताने से ज्यादा सामाजिक और पॉलिटिकल मान्यता बनाना था। इसी चर्चा के बीच एक और थ्योरी सामने आई जिसमें कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स ने ये बात रखी कि राजपूत वंशों का ओरिजिन ब्राह्मण या पुजारी बैकग्राउंड से हुआ, जिन्होंने बाद में युद्ध और शासन से जुड़े रोल्स अपना लिए। इस थ्योरी को ज्यादातर ब्राह्मण स्कॉलर्स ने ही एक्सप्लोर किया, क्योंकि वो समाज के बदलते स्ट्रक्चर और वर्ण सिस्टम के थ्रू इस प्रोसेस को देख रहे थे। लेकिन यहाँ समझने लायक बात यह है कि ये थ्योरी सिर्फ कुछ ही राजपूत क्लैंस पर लागू होती है, पूरी राजपूती पहचान पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि राजपूत ब्राह्मण से ही निकले, बल्कि ये दिखाना है कि अर्ली मेडिवल इंडिया में पहचान इतनी रिजिड नहीं थी और पावर के साथ सामाजिक स्थिति भी बदल सकती थी। ब्रिटिश शासन के दौर में कुछ कॉलोनियल इतिहासकार जैसे जेम्स टॉड ने तो ये तक बता दिया कि राजपूत तो फॉरेन के लोगों से ओरिजिनेट हुए। उन्होंने कहा कि राजपूत परंपरा और जो रिवाज है वो फॉरेनर से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। लेकिन बाद में भारतीय इतिहासकार खासकर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इस थ्योरी को अच्छे से एनालाइज किया और बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। राजपूत परंपराओं में, उनके रिवाजों में और उनकी भाषा में एक काफी गहरी भारतीय कंटिन्यूटी दिखती है और इसीलिए ज्यादा लोग इस थ्योरी को उतनी सीरियसली नहीं लेते। और इन सब के बाद जो लास्ट थ्योरी सामने आई वो थी मिक्स्ड ओरिजिन थ्योरी। जब इन सब नजरियों को एक साथ रख कर देखा जाता है तो आज के ज्यादातर मॉडर्न इतिहासकार एक कॉमन बात पर पहुंचते हैं। उनके मुताबिक राजपूत का ओरिजिन किसी एक सोर्स से नहीं हुआ। राजपूत पहचान धीरे धीरे अलग अलग सोशल ग्रुप्स से डेवलप हुई, जैसे लोकल वॉरियर चीफ्स, ट्राइबल लीडर्स, मिलिट्री एलिट्स और कुछ घुली मिली कम्युनिटीज। ये कोई एक दिन में हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि एक बहुत लंबा ऐतिहासिक प्रोसेस था जो सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से हुआ था। अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं तो सारी थ्योरीज में एक क्लियर पैटर्न दिखता है कि सब ने अपने खुद के एंगल की हिस्ट्री बताने की कोशिश करी है। दरबारी कवि वो लिखते रहे जो उनके राजा की शान बढ़ाता था। ब्राह्मण्स ने अपने ही एंगल से अपनी हिस्ट्री समझाने की कोशिश करी। ब्रिटिश इतिहासकारों ने अपनी हिस्ट्री अपने तरीके से बाहर से देखकर एक्सप्लेन करी और मॉडर्न इतिहासकारों ने ज्यादा फोकस रिकॉर्ड्स और समाज के बदलते स्ट्रक्चर पर रखा। इसी वजह से ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अलग अलग थ्योरीज अलग अलग लोगों ने अपने अपने समय में अपनी सोच के हिसाब से लिखी। और अंत में जब हम पूरी कहानी को जोड़कर देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि राजपूत की उत्पत्ति या ओरिजिन किसी एक जगह से नहीं हुई,
और शायद इसीलिए राजपूत की जो हिस्ट्री है उसे समझना उनकी कहानियों से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है। बाकी यहीं तक था वीडियो। मेरा नाम है नीरज रूथला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कैसा लगा। और अगर आपके पास कोई ओपिनियन तो वो भी शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हो आप कमेंट में बता सकते हो मेरे को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल के शॉर्ट्स देख लो या फिर कुछ और देख लो। जय बाबा की। थैंक यू वेरी मच।